अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे लिसनर्स हैं, ये दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे लिसनर्स को, मेरे चाहने वालों को खुश रखे। और ख़ास तौर पे कुछ लोग हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, जैसे कि मिस गुल हैं, शमीम अख्तर साहिबा हैं और तहसीन साहब हैं और कामरान साहब हैं, असद साहब हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, वेल विशर हैं, जारिश साहिबा हैं और नबील जमील साहब हैं। तो इन तमाम लोगों का शुक्रिया। और इसके अलावा जो कल कमेंट्स किए थे उनमें एक कमेंट था सज्जाद मोहम्मद साहब का कि उनको चुड़ैल से इशू है, तो बोले थे अली भाई कुछ डिफरेंट करें। तो देखिए, बात यह है कि मेरा जो कंटेंट है, जो मैंने चैनल बनाया है, तो मैंने चैनल वो इसीलिए बनाया है कि मेरे चैनल पे 95% या इवन 99% जो भी स्टोरीज़ हैं वो विश स्टोरीज़ हो, चुड़ैल की कहानियाँ हो। मेरा अपना ख्याल है कि एक चैनल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें स्टोरीज़ ज़रा डिफरेंट हो। मुझे नहीं पता कि आप एग्रीड हैं या नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कुछ स्पेशल होगा, कुछ अलग होगा और कुछ ऐसा होगा कि जिसको शेयर करना चाहिए, तो मैं उसको शेयर करने में देर नहीं लगाऊंगा। जैसे कि आज का टॉपिक है, इत्तफाक है कि सज्जाद मोहम्मद साहब का मैसेज भी आया हुआ था और आज का टॉपिक जो मैंने डिसाइड किया था वो कुछ डिफरेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो लोग 85 के बाद या 80s या 90s की पैदावार हैं, तो उन्होंने एक नाम सुना होगा, छलावा ग्रुप। तो ये ग्रुप था, छलावे के नाम से एक पूरा एक समझ ले कि एक टाइम चला था कि खौफ फैला हुआ था पूरे शहर के अंदर। तो आज की ये जो कहानी है, एक ऐसी ही कहानी है। मुझे नहीं पता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन साहब थे, क्या था, कैसा था, लेकिन हाँ, ये कहानी हमारे एक पड़ोसी भी रह चुके हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कामरान आबिद साहब। ये उनकी कहानी है और ये उस दौर की कहानी है कि जब 1990 चल रहा था, 1990 का दिसंबर था। तो ये बताते हैं कि मैं उस दौर में अफरोज़ टेक्सटाइल का आपने नाम सुना हो, तो उसके करीब ही या शायद उसी टेक्सटाइल मिल के अंदर जॉब किया करता था। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनको फेडरल बी एरिया का पता है या जो इसके क़ुर्ब जवार से वाकिफ़ हैं, तो उनको पता होगा कि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 21 और इसी तरह ब्लॉक 20 या उसके सामने का जो हिस्सा है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं। और यही रोड जो है वो आगे जाके शफीक मोड़ और फिर न्यू कराची की तरफ मिल जाया करता है। खैर, किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि 1990 चल रहा था और मैं उस टेक्सटाइल मिल के अंदर जॉब करता था। तो अब होता यह था कि ये जो टेक्सटाइल मिल की जॉब होती है, ये जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में या टेक्सटाइल में काम करते हैं लोग, तो उनको अंदाज़ा होगा कि उनकी शिफ्ट्स होती हैं। और ये जो शिफ्ट्स हैं, ना सिर्फ शिफ्ट्स होती हैं बल्कि ये रोटेट होती हैं। जैसे कि एक हफ़्ता इवनिंग है, एक हफ़्ता मॉर्निंग है, कभी दिन में भी आपको बुला लेंगे। तो ये बताते हैं कि इत्तफ़ाक़ है कि मेरी जो शिफ्ट थी, वो शिफ्ट तो मेरी इस तरह से थी कि रात के 9-10 बजे ख़त्म हो जाती थी। लेकिन जिस दिन जिस सर्द रात मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सर्दी तो हो रही थी, उसके साथ साथ हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और मुझे किसी भी वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से अपनी फैक्ट्री में रुकना पड़ा था। अब देखें, ये जो फैक्ट्री का कल्चर होता है, फैक्ट्री में एक तो लोगों की तनख्वाह बहुत कम होती है और दूसरी बात ये है कि जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनकी यही कोशिश होती है कि वो मेक द मोस्ट ऑफ, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो वैसे ही कुछ इनके साथ में बताते हैं कि कुछ इस तरह का मामला था कि पैसों की ज़रूरत थी और फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब थी और मुश्किलात थी। तो मैं भी जब ओवर टाइम मिलता तो मैं मनोवन उसको कबूल कर लेता और ख़ुशी होती मुझे, बल्कि मुझे लगता कि मैंने आज 200-300 रुपये के ऊपर गाड़ी कमा ली है, जो भी सिस्टम था वहाँ का। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि बताते हैं कि जब भी ओवर टाइम होता था, तो ओवर टाइम में हमेशा हार्ड कैश जो है हमें मिलता था। तो हार्ड कैश की जो अट्रैक्शन है वो आपको पता है कि ऐसी होती है कि आप जो काम ना भी करना चाहें वो आप कर लेते हैं। खैर, ये बताते हैं कि जब मैं निकला तो
रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। और अगर आप अफरोज़ टेक्सटाइल की बात करें तो उस अफरोज़ टेक्सटाइल से जब आप समनाबाद की तरफ आते हैं, ब्लॉक 18 की तरफ, ये स्पेसिफिकली उमर मस्जिद के पास रहा करते थे। तो ये जो रास्ता है ये सीधा सीधा रास्ता है और ये रास्ता अल्लूर मोड़ वाला रास्ता है। वहाँ से आके अब आपके पास चॉइस होती है, या तो आप पीर बाज़ार वाला जो रास्ता है वहाँ से रोड से घूमते हुए फिर आप समनाबाद आएँ और वहाँ से फिर अंदर चले जाएँ। ये टू द बुक रोड वाला रास्ता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो लोग यहाँ के इस एरिए के वाकिफ़ हैं, जिनको इस एरिए के बारे में पता है, तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये भी ऑप्शन होता है कि आप अल्लूर पे आने के बाद शॉर्टकट ले लें और ख़ान ग्राउंड से होते हुए सीधे अपने घर की तरफ चले जाएं। खैर, ये बता दें कि रात हो रही थी, सर्दी भी थी, डर तो लग रहा था, लेकिन जल्दी भी थी घर जाने की। मे भी शायद इनको ज़रूरत थी कि इनको हाजत महसूस हो रही थी वॉशरूम जाने की। तो ये बता दें कि मैं उस वक्त जब मुझे वॉशरूम जाना था और जल्दी भी थी, तो मैंने सोचा यार ये ख़ान ग्राउंड से मैं अंदर घुस जाता हूँ। अब ख़ान ग्राउंड का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जब आप उसके अंदर एंटर होते हैं, अगर आप उस तरफ से एंटर हो तो बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, और उस ग्राउंड से होते हुए बीच में एक कचरा कुंडी टाइप का एरिया आता है। उसके साथ एक गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, और उस स्कूल को क्रॉस करने के बाद भी ग्राउंड का बाकी बड़ा हिस्सा है जहाँ पे क्रिकेट मैच होते हैं। अब ये बताते हैं कि भाई मैंने उस रास्ते को तो चुन लिया, लेकिन सच्ची बात यह है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था अंधेरा था और पिन ड्रॉप साइलेंस था, शदीद सर्दी थी और हल्की हल्की सी स्लाइड सी जो डिज़ल है वो मेरे ऊपर गिर रही थी। खैर, ये बताते हैं मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था तो कचरे के साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ है जो रिफ्लेक्ट कर रही है। अब जब आप दूर से कचरे को देखते हैं तो ऐसा अंदाज़ा होता है कि वाइट थैलियाँ या सफ़ेद कुछ भी ऑब्जेक्ट हो वो नज़र आ जाता है अंधेरे में भी, लेकिन वाइट के साथ साथ ऐसा लग रहा था कोई चीज़ शाइन कर रही है और शाइन करने के साथ स्पार्क कर रही है। अब मुझे थोड़ा सा वो लगा कि यार कचरे के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो चमक रही है ना, अट्रैक्ट कर रही है, मतलब बार बार मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको देखूं। खैर, मैंने क्या किया कि मैंने उसकी तरफ तवज्जो जो है दी और मैंने गौर किया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस कचरे के अंदर दो लाल से ऑब्जेक्ट्स हैं, मे भी शायद दो आंखें हैं जो मुझे चमकती हुई नज़र आ रही है इस अंधेरे में। अच्छा, कचरा वैसे भी नॉर्मली कोई कचरा चुनने वाला ही शायद हो सकता है जो दिन में मौजूद हो, लेकिन रात में वो भी कचरा कुंडी में मौजूद नहीं होते। अभी बताते हैं कि मैंने जब वाकई में उस पर दोबारा से 3-4 बार गौर किया चलते चलते, तो मुझे यकीन हुआ कि ये आंखें ही हैं जो मुझे उस कचरे में उस स्कूल की दीवार के साथ नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब जब इनको ये यकीन हो चला कि ये आंखें हैं, तो अब थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू किया। इनको अंदाज़ा हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है और यकीनन कुछ ना कुछ ऑड है जो मेरे साथ होने वाला है। वैसे भी नॉर्मल सिनेरियो है कि आपको जब अंधेरे में ऐसी खौफनाक जगह पे कचरे के पास एक ऐसे स्कूल के पास जिसके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, जो आपको कोई इस तरह की चीज़ नज़र आएगी तो आप उसको इग्नोर करते हैं या उसको उस रास्ते को तब्दील कर लेते हैं। ये बताते हैं कि मैंने जब रास्ता तब्दील करना चाहा तो ऐसा लगा उस तरफ से कोई बहुत फुर्ती के साथ आगे बढ़ा है। अच्छा, जैसे ही वो मज़ीद आगे आया और थोड़ी सी रोशनी, जो भी एक आध कोई ग्राउंड में बल्ब मौजूद होगा, उसकी रोशनी में जब मैं उसका जिस्म को देखता हूँ तो एक बहुत ही पतला दुबला सा 7 फीट के दरमियान तकरीबन या उससे भी बड़ा एक पतला दुबला सा आदमी था, जिसके पूरे जिस्म पे ऐसा लग रहा था जैसे ऑयल लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है। यानी उसकी बॉडी पूरी चमक रही थी और वो ऐसे स्पार्क कर रही थी जैसे लाल शोले या लाल अंगारे उसकी आंखों से देखते हुए नज़र आ रहे हों। पूरी बॉडी पे ऑयल जैसा कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। अब ये जो कुछ हुआ है ये सेकंड्स के अंदर हुआ है। बस मैं थोड़ा सा आगे उस तरफ गया हूँ तो मुझे एकदम से वो मूवमेंट महसूस हुई है और मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो भी है अब शायद मेरी तरफ आएगा। और नॉर्मली इस सिनेरियो में, अंधेरे में, वैसे भी आप अपने खुदा को याद करते हैं। तो ये बताते हैं कि
कुरानी आयत जो भी मुझे आती थी, ख़ास तौर पर आयतुल कुर्सी, मैंने उसकी तिलावत करना शुरू की। और जब मैं आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रहा था तो मेरे सामने सामने आप मुश्किल से आप समझ लें कि 20-25 सेकंड के अंदर अंदर वो जो ऑब्जेक्ट था वो इस कचरे वाली जगह से बिल्कुल जो ग्राउंड का आखिर था ना, जहाँ पे एक मस्जिद मौजूद है, समनाबाद मस्जिद, उससे पहले भी उसके पास भी एक गेट मौजूद है, तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ तक पहुँच गया। यानी एक रास्ता जो कि 6-7-8 मिनट का रास्ता होगा, वो उसने कुछ सेकंड्स के अंदर देखते ही देखते ऐसे अबूर किया जैसे कोई फुर्तीली चीज़, कोई रोशनी, कोई बिजली एकदम से वहाँ से गुजरी हो और एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गई हो। और इनका ये ख्याल है कि शायद ये जो उसने सफ़र किया था, जो इतनी तेज़ी के साथ वो इस जगह को छोड़ के गया था, तो उसकी वजह यही थी कि मैं क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था और फिर मैंने बावाज़ बुलंद आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी थी। अब ये बताते हैं कि अब तो मुझे यकीन हो चला था कि यकीनन कोई छलावा ही है, कोई इतनी फुर्तीली मखलूक है कि जो देखते ही देखते अपनी आंखों के सामने से गुजर चुकी है। अच्छा, अब ये बताते हैं कि मैं बस वहाँ से, जाहिर सी बात है मेरा और उसका मुकाबला था ही नहीं, मेरा जो डिस्टेंस था वो भी बाकी था। तो वहाँ से मैंने बाकायदा दौड़ लगाना शुरू की है। और जब मैंने वहाँ से दौड़ लगाई है तो मुसलसल मैं आंखें बंद करके भाग रहा था। एक अंदाज़ा था कि शायद मैं गेट की तरफ भाग रहा हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, ख़ास तौर पे सूरह नास पढ़ रहा था। और अल्लाह जानता है कि मुझे किस तरह से बस मैं वहाँ पे उस गेट के पास पहुँचा हूँ और आंखें भी कभी खोलता कभी बंद करता। लेकिन जब मैं गेट के पास पहुँचा हूँ और पहुँचने के बाद जब मैंने गेट से निकल के वापस पलट के उस ग्राउंड के अंदर देखा है, तो वही मखलूक जो कि अभी इस जगह से दूसरी जगह चली गई थी, उस गेट के पास नज़र आ रही थी। अब मैंने जब देखा तो पीछे जो स्कूल मौजूद था उसके ऊपर मुझे वो खड़ी हुई नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस स्कूल की छत के ऊपर वो आके खड़ा हो चुका है। और वैसे ही दूर से देखने पे भी वाज़े तौर पे उसकी जो आँखें थीं वो चमकती हुई दिखाई दे रही थी। और मुझे यकीन हो चला था कि ये कुछ अलग ही मखलूक है जो मुझे दिखाई दे रही है। खैर, यहाँ से जब मैं ग्राउंड से निकला और ग्राउंड से निकल के घर की तरफ आया तो मैंने दरवाज़े को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, जब मैं दरवाज़े को पीट रहा था तो मेरी सांसें ऐसे फूली हुई थी जैसे मुझ पे किसी ने हमला कर दिया हो। और मुझे बस लग रहा था कि अब मैं बेहोश होने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ थी, सर्दी तो थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चारों तरफ से बर्फ़ के अंदर ढांप दिया गया हो या मेरे ऊपर बर्फ़ रख दी गई हो। मुझे इस कदर शदीद सर्दी का एहसास हो रहा था जैसे -10 -15 टेम्परेचर के अंदर मुझे एकदम पहुंचा दिया गया हो। खैर, मैंने दरवाज़ा पीटा और मेरी अम्मी बहन वगैरह दरवाज़े पे आए। ज़ाहिर सी बात है, माँ हैं और वो वेट कर रही होती हैं। और वैसे ही था कि वो इंतज़ार कर रही होती थी कि मैं कब आऊँगा और मेरे आने के बाद वो मुझे खाना वगैरह देंगी और उसके बाद फिर वो सोएंगी। खैर, अम्मी ने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ हुआ है इसके साथ ना। तो बेचारी मुझे पकड़ के जैसे तैसे तख़्त के पास लाई, तख़्त पे बिठाया। तो आप यकीन करें कि 15 या 20 मिनट तक मुसलसल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ें, शोर है जो मुझे महसूस हो रहा था। और ऐसा लग रहा था एक अजीब सी स्मेल है जो मेरे सराउंडेड या मेरे घर में फैली हुई है। अच्छा, उस वक्त तो मैं सेंसेस में भी नहीं था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, बाद में जब अम्मी से मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही था कि उस घर के अंदर उस वक्त एक अजीब सी स्मेल महसूस हो रही थी जैसे कोई गंदी मखलूक, कोई बुरी मखलूक या कोई नापाक चीज़ या जला हुआ गोश्त ला के हमारे घर के अंदर रख दिया गया हो। अच्छा, अब वालदा हैं, ज़ाहिर सी बातें, उम्र है उनकी, और जो इस तरह के बुज़ुर्ग होते हैं तो वालदा मौजूद नहीं है उनकी, तो असासा होते हैं, तो उनको अंदाज़ा था कि क्या हुआ है। तो उन्होंने अपने तौर पे तीनों कुल पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, जो भी इनको आता था वो पढ़ के बार बार इन पे फूंकना शुरू किया। कामरान में बताते हैं कि मुझ पे तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक ये दम दुरूद करती रहीं और उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जो सूरत हाल थी वो स्टेबल हुई, कुछ बेहतरी आई और मुझे महसूस हुआ कि मैं अब बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन हाँ,
ये वाक़या जब मेरे साथ हुआ तो पूरी रात में जागता रहा और अगले दिन मुझे कोई 10-11 बजे सुबह जाके नींद आई, वो भी 2-3 घंटे बाद मैं उठ गया। आप समझ लें कि 1 हफ़्ते तक मुझे शदीद बुखार रहा और मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे सराउंडेड कोई मौजूद है, मेरे कंधों पे किसी ने मुझे ज़ोर से पकड़ा हुआ है या मुझे हिलाने की कोशिश कर रहा है, या कोई एक अजीब सा बोझ है जो मुझे अपनी बॉडी के ऊपर महसूस होता था। अच्छा, बात एक और भी थी कि इसके साथ साथ ये भी मसला था कि ये तो हो चुका था इंसिडेंट, मेरे अलावा भी, यानी जो हमारा घर था जहाँ पे हम रहा करते थे, हमारे घर के सामने एक साहब रहते थे जिनका कासिम नाम था। तो कासिम भाई भी इत्तफ़ाक़ है कि मेरी तरह ही किसी फैक्ट्री में या किसी जगह जॉब किया करते थे और उनकी भी नाइट ड्यूटी होती थी। तो उनका ये कहना था कि वो भी इसी तरह रात के तकरीबन 2-2:30 बजे उसी स्कूल के सामने से गुज़र रहे थे। तो बताते, जब मैं उस स्कूल के सामने से गुज़रा और एग्जैक्टली जहाँ पे कचरा मौजूद था मैं वहाँ से गुज़रा, तो उस कचरे के सामने मुझे दोबारा से महसूस हुआ जैसे कि कोई अजीब सी स्मेल सी है, या जैसे किसी के गुर्राने की आवाज़ मुझे अपने कानों में महसूस हो रही है। ये दोनों चीज़ें मैं महसूस कर रहा था, एक स्मेल भी थी, गुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी और एक अजीब कैफियत थी जो उन पर तारी थी। अब जब आपको ऐसा महसूस हो, गुर्राने की आवाज़ आए, तो पहला इंप्रेशन यही होता है शायद कोई कुत्ता, कोई भेड़िया, ज़ाहिर सी बात है इस तरह के एरियाज़ में, खाली एरियाज़ में, उस दौर में अगर आप बात करें तो इक्का दुक्का भेड़िए भी नज़र आ जाया करते थे। अब ये बताते हैं कि जब मुझे घुराने की जो आवाज़ थी मैंने उसके ऊपर गौर किया, तो गौर करने पे एहसास हुआ कि जैसे मेरे लेफ़्ट साइड पे, यानी जहाँ पे स्कूल की छत मौजूद है, वहाँ से कोई आवाज़ जो है मुझे महसूस हो रही है। और मैंने जब हिम्मत करके, ज़रा हौसला करके उस स्कूल की छत की तरफ देखा, तो वाकई में ऐसा ही था कि उस स्कूल की छत के ऊपर वैसे ही एक ऑब्जेक्ट मौजूद था, वैसे ही एक शख्स था जिसका वैसे ही कद था, वैसे ही पतला दुबला सा था और ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी पे उसके ऑयल वगैरह लगा हुआ है। अजीब सी लाल उसकी आंखें थी और अजीब सा उसका फेस था। उनके मुताबिक इसके कान भी ज़रा बड़े थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े थे, जैसे इंसान के कान होते हैं उससे काफ़ी बड़े कान थे उसके। खैर, इन्होंने भी ऐसे ही किया कि वहाँ से आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के जितना तेज़ रफ्तारी से हो सकता था उस एरिए को छोड़ा, वहाँ से भागे और इनको भी तकरीबन 8 या 10 दिन तक शदीद बुखार रहा। तो एक दौर था 1990s की, अगर आप बात करें तो आपको अगर याद हो को छलावा ग्रुप तो है ही, उसके अलावा हथौड़ा ग्रुप भी मशहूर हुआ था और इसके अलावा भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ थी जो ख़ास तौर पे अगर आप छलावा ग्रुप की बात करें और गूगल पे देखें आप, तो आपको कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती हुई महसूस होती थी। या आप समझ लें कोरंगी का जो एरिया था वहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात, चीज़ें बहुत जल्दी से नज़र आती थी और देखते ही देखते वो इतना लंबा डिस्टेंस तय कर लेती थी कि ह्यूमनली पॉसिबल ना हो। खैर, एक टॉपिक था और ये स्टोरी मेरे पास मौजूद थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों से गुजारिश है कि जो मेरी ऑडियोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, अब तो वीडियोज़ ही हैं माशाल्लाह, तो उनको आप ज़रूर लाइक किया करें। क्योंकि देखें व्यूज़ आते हैं 300, 400, 500, 600, 1000 तक भी चले आते हैं, लेकिन लाइक्स इंपॉर्टेंट है। एक लाइक आपका जो है ना वो 4-5 लोगों में मेरी वीडियो को रिकमेंड करता है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आज जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी और इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो कमेंट करें। आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं मैं उनको हमेशा वेलकम करता हूँ। जो सिर्फ परेशान करने के लिए हैं, जिन लोगों को मैं उंगलियों पे जानता हूँ, तो उनको मैं उसी हिसाब से रिप्लाई करता हूँ, तो कोई नाराज़गी नहीं है। और मोबाइल नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर अपनी स्टोरीज़ को आप शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें ताकि उसको सुनने में, समझने में, उसकी जो एक्यूरेसी है उसको जानने में हमें आसानी हो सके। नंबर में शेयर कर रहा हूँ, इस ऑडियो वीडियो को लाइक कर दें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने जानने वालों में इसको ज़रूर शेयर करें। अब मैं कोशिश करूँगा कि एक नए टॉपिक के ऊपर नई स्टोरी के साथ कल दोबारा आपके साथ हाजिर हूँ और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू कि आपने मुझे सपोर्ट किया, इसी तरह सपोर्ट करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरी इस फैमिली को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए और हमें कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़।